चलिए what did you think the poem was about when you read first few lines? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि मतलब जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगी कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और इसीलिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि केवल एग्जाम में देने के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे मटेरियल को समझने के लिए। ओके, तो what did you think the poem was about when you read the first few lines? जब हम पहली कुछ लाइनें पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है इस पोएम को पढ़ के? This is the answer should be given by you. आप मुझे ये आंसर देंगे कि आपने क्या फील किया इस पोएम को पढ़ के। यस कनिका, जब हमने मैम बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन द आई एम रिलीजन्स। आस्किंग यू कि स्टार्टिंग की कुछ लाइन जो पढ़ते हैं उसमें हमें इसको पढ़ने के बाद क्या लगता है, क्या क्या सोचती हो स्टार्टिंग की लाइन पढ़ने के बाद? हाँ मैम इसके अंदर ये है कि जब भी है ना कोई भी रिलीजन में डिस्प्यूट क्रिएट हो तो वी हैव टू मैनेज ये इट, नॉट रिलीजन कि में वायलेंस। एक सेकंड, रिलीजन में डिस्कशन कहाँ आ रहा है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में जब हम डिस्प्यूट पोएम नहीं स्टार्टिंग में जब हम पोएम पढ़ रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जब हम देखते हैं, मान लीजिए पोएम देखते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर इस समय तक, यहाँ तक कि हमें 2-4 लाइनों में कहीं पर भी नहीं लगता कि कोई रिलीजन की बात हो रही है। स्टार्टिंग में तो नहीं लगता है। आपको लगता है क्या कोई रिलीजन की बात हो रही है? नॉट एट ऑल। लगता है क्या कनिका कि रिलीजन की बात हो रही है यहाँ तक? नो मैम। किसके बारे में लगता है? किसके बारे में बात चल रही है स्टार्टिंग में? क्या चीज आपको? क्लॉक टावर्स के बारे में, यानी कि सिविलाइज्ड सिटी की बात चल रही है। तो स्टार्टिंग ऑफ द पोएम जो है वो इस तरीके की सिंबोलिज्म, इसीलिए इसमें बताया गया कि सिंबोलिज्म यूज किया गया है, क्योंकि देखिए उन्होंने क्लॉक टावर्स को पहले डिस्क्राइब किया और उसके बाद रिलीजन की तरफ वो चले गए और उन्होंने रिलीजन के बारे में बताया, आपको धर्म के बारे में बताया। तो दैट इज वाई ये जो पोएम है, स्टार्टिंग में उसको पढ़ने के बाद हमारा मोटिव जो, मतलब हमारा पोएम के बारे में जो चीजें हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकती। हमको केवल ये लगता है कि जैसे किसी वेल मैनेज्ड सिटी की बात हो रही है जिसमें कि क्लॉक टावर्स भी हैं और वो एक वेल मैनेज्ड सिटी है और ये क्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लाइन डज द इंपोर्ट ऑफ द टाइटल स्ट्राइक द रीडर? फ्रॉम विच लाइन डज द इंपोर्ट ऑफ द टाइटल, यानी कि कौन सी ऐसी लाइन है जो कि टाइटल को इंपोर्ट करती है? कैसे, कौन सी लाइन है जो कि टाइटल को एक्सप्रेस करती है, बताती है और स्ट्राइक द रीडर यानी रीडर को किस तरीके से बताती, कौन सी लाइन है जो आपको बताती है? बताइए कौन सी लाइन है जो आपको ये बताती है? मैम अकॉर्डिंग टू मी ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। ये नहीं, एक जगह टाइम एंड टाइम अगेन के अकॉर्डिंग आप, इसका टाइटल है टाइम एंड टाइम, तो कहाँ कौन सी लाइन है जो आपको ये बताती है कि इसका टाइटल जो है वो टाइम एंड टाइम अगेन है? कौन सी लाइन? हाँ आप बताइए कौन सी लाइन आपको लगती है? थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉकवर्क। हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर से बोल रहे हो आप, कौन सी लाइन में? लाइनिंग्स बताइए। थर्ड, लास्ट थर्ड वाली। लिसन टू द क्लॉक टावर्स, कौन सा वाला? थर्ड? नहीं मैम, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पर। ओके, इसमें से लास्ट थर्ड लाइन
through the knocked out clockwork. हाँ, क्योंकि देखो बच्चों, अगर हम इस बात के बारे में जानना चाहते हैं क्लॉक के बारे में, तो जो टाइटल है टाइम एंड टाइम अगेन, तो टाइम एंड टाइम अगेन के बारे में, टाइम के बारे में इसमें बताया जा रहा है। क्या बताना चाहता है पोएट, कैसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है ये, कैन यू टेल मी? आप ये बता सकते हैं कि टाइम एंड टाइम अगेन, हाउ द पोएट मेक हियर, कैसे आपको लगा कि ये लाइन जो है वो हमें टाइम के बारे में बता रही है, टाइम एंड टाइम अगेन के बारे में बता रही है? मैम जितना टाइम बदल रहा है, मतलब एक वेरिड हो रहा है, उतना ही लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं और वो ही फिर पीस में बदलते हैं इस वजह से। हाँ, चेंजेस ऑफ टाइम। देखिए समय जो है वो परिवर्तनशील है, हर कोई कहता है, तो टाइम क्या है? चेंज यानी परिवर्तन। अब देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि टाइम इज कोरोनस नाउअडेज फॉर अस, तो आफ्टर सम टाइम इट विल बी चेंज, और बहुत हद तक चेंज हो गया है, और बहुत जो है आगे आने वाले समय में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है? टाइम एंड टाइम अगेन, यानी कि समय के साथ सब चीजें बदल जाती हैं। देखो, 2 टाइप्स ऑफ पीस डिस्क्राइब की गई है इसमें। कौन कौन सी पीस? एक तो पीस आफ्टर ऑफ सॉरो, वार, आफ्टर वार एक पीस होती है जो कि फुल ऑफ सॉरो होती है ना? वो कौन सी होती है? जो कि टाइम बम के फटने के बाद में होती है, वो भी पीस होती है, साइलेंस होती है। बहुत झगड़ा हो जाता है किसी का, तो उसके बाद भी साइलेंस हो जाती है एवरीवेयर। दूसरी कैसी होती है? मैंने बताया था, फुल ऑफ प्लेजरसम। प्लेजरसम इट मीन्स कि वह शांति जो कि ऑटोमेटिक होती है, जिसमें कि लड़ाई का, झगड़े का कोई प्लेस नहीं होता। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर वो ऑथर, जो पोएट जो है, वो क्या चीज समझाना चाह रहा है कि इन वाली लाइन में देखो, थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क आफ्टर ए राइट अ पीस मार्च टाइम बॉम्ब, यानी कि टाइम जो है वो कैसे चेंज होता है। एक बार मतलब कि एग्जैक्टली सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, और कुछ समय बाद टाइम सभी चीजों को परिवर्तित कर देता है। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या है कि झगड़े हुए, किसके बीच में? राइट्स हुए। किसके बीच में? हिंदू मुस्लिम के बीच में, या क्रिश्चियन के बीच में, या फिर किसी अदर कास्ट के बीच में। तो कास्टिसिज्म के लिए, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़े किए लोगों ने। लेकिन वो टाइम भी था, और उसके बाद एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और किसी ने, मान लीजिए, टाइम बॉम्ब का यूज कर लिया, तो एटलीस्ट उस प्लेस पर पूरी तरह से चेंज आ जाएगा, यानी पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो फियर से हो, डर से हो, लोग घरों में बैठ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट मेक्स, ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हमको मिलने वाला है, और जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे आई विल गिव यू आंसर। उसके अलावा भी मैं आपको लिखा दूंगी जो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिखेंगे। नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता हमारे को क्लास, मतलब हमारे एग्जाम में, और आरबीएससी ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लेती है। ओके, फिर दूसरी चीज ये नहीं ले सकती वो, और ये जो लाइन वगैरह पूछना है ना, ये भी नहीं आता, ये क्वेश्चंस भी नहीं आते एग्जाम में। नेक्स्ट देखती हूँ कैसा है। व्हाट मेक्स फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन टाइम कीपिंग ऑफ द वेरियस क्लॉक्स? What makes for the differences between the timekeeping of the various clocks according to the poem? What is implicit comparison? What is implicit comparison का यह मतलब है कि किस तरीके का कंपैरिजन किया गया है क्लॉक टावर्स में, उनकी क्लॉक के टाइम्स में। ठीक है, यानी किस कारण से उनमें क्या कारण था कि उनमें
अंतर आ गया था। तो आपने पोएम पढ़ी है, ओके? तो एटलीस्ट यू शुड टेल मी इन हिंदी, अगर नहीं आता इंग्लिश में बताना तो हिंदी में बताइए। व्हाट मेक्स फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द टाइम कीपिंग ऑफ द वेरियस क्लॉक्स? क्या था जिसने कि अलग अलग क्लॉक्स में डिफरेंस पैदा कर दिया था टाइम्स का? क्या रीजन बताया The गया? monarchs of our country. अगेन, Monarchs of our country. monarch of our country। अरे भाई, मुझे तो क्लॉक्स की, ओनली क्लॉक्स की बात बतानी है आपको। तो क्लॉक्स अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अकॉर्डिंग बताइए कि व्हाट मेक्स फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द टाइम कीपिंग ऑफ द वेरियस क्लॉक्स? मैम दे हैव The बीटन maker देयर gongs। हाँ, फिर से बताओ कनिका। दे क्या हैव बीटन एक जन? Ma'am, mixture of the metals of gong. हाँ, क्योंकि एलॉय बोला है उन्होंने कि जब उन्होंने मिक्सचर बनाया, यानी कि ब्रॉन्जे यूज किया है उन क्लॉक्स को बनाने के लिए, तो उसका जब मिक्सचर बनाया जा रहा था, एलॉय बनाया जा रहा था, उस टाइम पर कोई मिस्टेक रह गई होगी। दैट इज वाई टाइम जो है, वो क्लॉक्स जो है वो डिफरेंट टाइम पर उनका गॉन्ग्स बज रहा है और उनका टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंस है। टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंस मतलब अलग अलग है, ओके? अब नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्प्लिक्ट कंपैरिजन? कौन सा कंपैरिजन जो है इम्प्लिक्ट कंपैरिजन बताया? उसमें देखिए टाइम क्या बोला था उन्होंने, नेक्स्ट थिंग क्या बताई थी, नेक्स्ट थिंग पोएम में क्या बताई गई है? एक तो आपने ये बता दिया कि एलॉय जो है वो सही Clock नहीं makers are different. नहीं, क्लॉक मेकर्स जो है उनके हैंड्स जो है शेकिंग हैंड्स। और कहाँ पर बनती हैं ये क्लॉक्स अकॉर्डिंग टू Switzerland. स्विट्जरलैंड। और मे बी जो स्विट्जरलैंड में, वो ये कह रहे हैं कि मे बी स्विट्जरलैंड में जो क्लॉक मेकर था, क्लॉक मेकर जो था उसके हैंड्स शेक कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। दैट इज वाई डीपर और लाइटर टाइम्स जो हैं वो अलग अलग बता रही हैं क्लॉक्स, यानी उनके गॉन्ग्स जो हैं वो एग्जैक्ट टाइम पर नहीं बज रहे हैं, एक जैसे सेम टाइम पर नहीं बज रहे हैं, वो डिफरेंट टाइम बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप का टाइम बता रहे हैं, ओके? अब यहाँ पर इसका रिलीजन से रिलेशन किया है पोएट ने, तो वो ये बताते हैं कि हर धर्म का मानने वाला, ठीक है, जैसे क्लॉक है, उन्होंने रिलीजन से अगर उसको रिलेटेड किया तो उन्होंने क्या बताया कि हर धर्म, मतलब क्लॉक को उन्होंने अगर सिंबलिज्म की तरह यूज किया है तो क्लॉक का टाइम जो है स्लाइटली डीपर और लाइटर चेंज है एक दूसरे से। उसी तरह से धर्म की बात है, उसी तरह से रिलीजन की बात है। रिलीजन क्या करता है, जैसे हिंदू धर्म है, they want to think about themselves, they are superior to others। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम दूसरे धर्म से ज्यादा महान है, सुपीरियर है। इन द सेम मैनर मुस्लिम्स आर ऑल्सो डिक्लेयर्ड इट, क्रिश्चियंस ऑल्सो डिक्लेयर्ड इट। आप किसी भी धर्म को पढ़िए, वो सभी अपने आप को सुपीरियर शो करेंगे, या फिर हर का टाइम जो, हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है क्लॉक का, एक क्लॉक में कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था, उसी तरीके से लोग जो अपने धर्म का जो डिस्क्रिप्शन करते हैं, कौन, जो इनके प्रीच करते हैं, जो उपदेशक होते हैं, रिलीजियस पर्सन जो अपने धर्म के बारे में बताते हैं, तो उनका क्या होता है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी इंपॉर्टेंस बताते हैं। हर धर्म अपने आप को सुपीरियर बताता है दूसरे धर्म, ठीक है? और इसलिए ही क्या होते हैं, झगड़े स्टार्ट होते हैं। जड़ क्या है, रूट क्या है, झगड़े स्टार्ट होते हैं। हिंदू, मुस्लिम एंड ऑल रिलीजन्स wants to show off it that they are superior in the comparison of others। और कोई रीजन नहीं है,
वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर बताते हैं। और इसीलिए जो रिलीजियस वॉर्स होती हैं वो इसी कारण से होती हैं। धार्मिक युद्ध जो होते हैं, राइट्स जो होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं। ओके, एवरीबडी वांट टू बी शो ऑफ हिमसेल्फ सुपीरियर, है ना, ये कारण है। तो ये वाला क्वेश्चन मिल सकता है, सो वी विल राइट दिस, है ना। लिखिए, according to the poem, A.K. Ramanujam wants to describe या describes here, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। wants to describe about the differences between the timekeeping of the various clocks due to the alloy of different metals, by which those are made, or their gongs are made, he used to example of bronze. So maybe it is the reason of different times are shown by the clocks. Different times are shown by the clocks or in the clocks, you may write in the clocks, exact word. Okay. He also gives the example of example you shouldn't written, नहीं लिखना आप। He also gives about a maker's second hand, he describes about the famous place Switzerland, for watch
नहीं, फॉर क्लॉक प्रोडक्शन, फॉर क्लॉक प्रोडक्शन। अब देखो ऐसा है कि इस आंसर को आप एक बार पढ़ के सुनाइए, उसके बाद बीच में जो भी मिस्टेक्स या कोई चीज रह गई होगी तो मैं आपको बताती हूँ। रीड करिए इसको, रीड करिए अगर आपने लिखा है तो। लिखा है या नहीं? मैम लिख लिया। हाँ बोलो। बेटा आवाज तो क्लियर नहीं आ रही आपकी, बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा अच्छे से बोलिए। बाहर क्या क्या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है। कनिका, हैव यू रिटन? कनिका, हैव यू रिटन आल्सो? यस मैम। आवाज यस मैम। खुल के बोलो, सुनाई दे एक बार मुझे। यस मैम। हाँ बोलो। हाँ। According to poem, A.K. Ramanan wants to describe about the difference between the timekeeping of the various clock. Due to the ole are made, these gongs are made. He used to नहीं, यहाँ example पर of ये लाइन bronze. सही नहीं है। अगर आपने सही नहीं लिखी है तो मे बी डिफरेंट होगी थोड़ी। वापस बोल रहे हूँ, हाँ वापस बोल देती हूँ। Due to the alloy of different metals by which those are made, their gongs are made. He and used their to example gongs of are made. Those clock are made and their gongs are made. हाँ he used to example of bronze. हम्म। So maybe it is the reason of the different time are shown by in the clocks. He Different also times gives are shown in the clocks. हाँ आगे। He also gives about the maker's shaking hand. He describes नहीं, about the he also gives the example of maker's मैम shaking आपने hand। एग्जाम्पल पहले कटा दिया था। कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ अ मेकर्स सेकंड हैंड इन स्विट्जरलैंड, है ना? He शेकिंग describes हैंड। about the famous place of Switzerland for clock production. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज पूछता है वो? सिंबोलिज्म अगर हम यूज करेंगे तो इसके अंदर और भी चीज यूज करनी पड़ेगी हमें। The poet use here, the poet use here symbolic example of religion, symbolic example of religion. They ever shows their different opinion about their different religion. They ever want to be superior. They ever want to be superior to others. So the poet also given, so the poet is also given the examples of the example of clock, the example of clock also। यानी कहने का ये मतलब ये है कि उसने रिलीजन को क्लॉक से शो किया है, सिंबोलिज्म यूज किया है, क्लॉक और रिलीजन को एक जैसा बताया है, क्योंकि जो रिलीजन होते हैं ना अलग अलग, वो अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ अलग अलग बताते हैं और एक दूसरे से सुपीरियर बताते हैं। हालांकि
इसमें क्लॉक में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्लॉक में केवल टाइम जो है वो कुछ कहीं पर हाफ आवर ज्यादा और कहीं पर हाफ आवर कम दिखाई दे रहा है, बस दैट्स ऑल, इसके अंदर यही आएगा। नेक्स्ट, व्हाई इज द एक्ट ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज? नेचर के एक्ट को प्रिसाइज क्यों कहा गया है? कोई बता सकता है? व्हाई इज द एक्ट ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज? पोएट ने नेचर के एक्ट को प्रिसाइज कहा है। क्या होता है मीनिंग? एग्जैक्ट। प्रिसाइज कहा है, क्यों कहा है? एग्जैक्ट क्यों कहा है? हम सटीक। सटीक है, हाँ, तो सटीक मीनिंग हिंदी में देख लिया। हाँ, वही एग्जैक्ट कहा है, सटीक कहा है। क्यों कहा है ऐसा कि नेचर का जो एक्ट है वो प्रिसाइज है? कैसे? मैम क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने वर्क को डिफरेंट डिफरेंट वेज में करते हैं, और जो नेचर होता है वो एकदम मतलब उसके एग्जैक्ट मैनर में करता है। ओके, हाँ, यही है आंसर कि जो नेचर का एक्ट होता है वो प्रिसाइज होता है, ओके, एग्जैक्ट होता है। क्योंकि अगर लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, तो आपको अंदर रहना है, ना कि नेचर परिवर्तित होगा, ओके। क्योंकि नेचर जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही चलता है और उसके सारे वर्क एग्जैक्ट होते हैं। जो वर्क उसको दिया जाता है वही वर्क वो करता है। ह्यूमन बीइंग्स ही अलग अलग वर्क को करते हैं और अपने अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। तो अब इसका आंसर भी लिखो कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द एक्ट ऑफ नेचर is described as precise because nature always do all the work perfectly at the perfect time in a perfect manner, perfectly at the perfect time and perfect manner. Nobody can change them. Nobody can change them. Because of his rules and regulations are next to God. Because its लिख दो चाहे तो, its rules and regulations are next to God and there is no option to change them, and there is no option to change them. So all the work are exact, all the work are exact, which are done by the nature, which are done by the nature. Nobody can challenge them. Nobody can challenge them. Okay? ठीक है? Next, which of the following reflects the poet's attitude towards communal disharmony? Critical condemnation, helpless acceptance, wistful lament. 3 चीजें उन्होंने बताई हैं इसमें। अब बताइए, पोएट का जो एटीट्यूड है कम्युनल डिसहार्मोनी, कम्युनल डिसहार्मोनी का मतलब है कि कमेटी के साथ में जो हार्मोनियस एक्टिविटीज उन्होंने शो नहीं की है, डिसहार्मनी शो की है। तो वो कैसे शो की है? क्रिटिकल कंडेमनेशन। क्रिटिकल कंडेमनेशन का मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है वो? क्रिटिकल कंडेमनेशन क्या है? बहुत ही टिपिकल कर्स किया है उसने। किसको? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इवन उसने ये बोला है कि
जो पीस हो जाती है, साइलेंस हो जाती है टाइम बम के फटने के बाद, ओके, वो उसको भी एग्जैक्ट मान रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है, ठीक है। साथ साथ में वो क्या कह रहा है, जिगजैग स्काई, उसने डिस्क्रिप्शन किया है कि क्लॉक टावर के पीसेस हो गए, क्लॉक टावर के कांच के टुकड़े बिखर गए, और उसमें कैसा स्काई दिखाई दे रहा है, जिगजैग स्काई दिखाई दे रहा है। देखा आपने, पोएम में ये दिखाया गया है ना। तो एटलीस्ट ये बताया गया है कि जिगजैग स्काई है और उसके अंदर पीसेस में वो स्काई दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है यही कि इस तरीके का उसने क्रिटिकल कंडम किया है, ओके। नेक्स्ट, हेल्पलेस एक्सेप्टेंस। ह्यूमन बींग्स जो है इसमें हेल्पलेस दिखाए गए हैं और नेचर की एक एक चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो ऑप्शन ऑफ इट। उसने कहा कि अगर प्रकृति लाइटनिंग वाली कंडीशन में वो आप पर बिजली गिरती है तो उसमें क्या है, आपको एक्सेप्ट करना है। हेल्पलेस हैं आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग, विस्टफुल लैमेंट। विस्टफुल लैमेंट मतलब दुखी हैं आप और उस दुख को आप व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर टू यू? तो अब आपका 3 मिनट ज्यादा हो गया है, दैट्स व्हाई आई वांट टू क्लोज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। छोड़ दिया बच्चों को? थैंक यू। ओके।